Hello student, I am Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to the last topic of this chapter which is question answer, right? यानी कि आज बारी है सेल्फ एनालिसिस की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे, चूंकि हम पूरे चैप्टर को कर चुके हैं, सारा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एनसीईआरटी का हमने जो एक तरह का रीडिंग है वो भी हम लगाते रहते हैं। इसी के साथ हमने ईच एंड एवरी वर्ड्स, एवरी टर्म्स, एवरी साइंटिस्ट के बारे में भी पता लगा लिया है, एवरी प्रोसेस के बारे में भी पता लगा लिया है। तो आज बारी है, आज हमें देखना है कि ये टॉपिक, ये चैप्टर हमें कितना अच्छे से आया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। प्यूरीन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे पूछा गया है प्यूरीन। प्यूरीन जो है वो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, ये हमें पता है। तो प्यूरीन जो है, आपको याद हो तो मैंने बोला था प्यूरीन को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। एजी, एजी प्योर रहिएगा वरना कट हो जाएगा, ये बात याद आ रही है, ठीक है। तो यानी कि प्यूरीन में हमारे पास क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो साइटोसिन एंड थाइमिन नहीं, एडेनिन एंड थाइमिन नहीं, एडेनिन एंड ग्वानिन बिल्कुल सही है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ग्वानिन एंड साइटोसिन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, एडेनिन एंड ग्वानिन। एजी प्योर रहिएगा, याद रखोगे, दिमाग में चीजें सेटल हो जाएगी। प्यूरीन भी आपको याद है तो डेफिनेटली पायरिमिडिन के बच्चे हुए वही होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। क्या, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करता है, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा था यहां पर, देखो, आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, ठीक है। जिसमें हमने बोला था, देखो, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। थर्ड का मैंने बोला था थ्री, थर्ड का मैंने बोला था थ्री, थ्री का मैंने बोला था टी, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी। तो दैट मीन जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो किसको करेगा ट्रांसक्राइब, टी आरएनए को। क्लियर दैट? फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, मिडिल में है, तो दैट मीन्स ये करेगा एचएनआरएनए। याद हो तो एमआरएनए को ही हमने एचएनआरएनए बोला था, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोला था, ठीक है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो जो सेकंड वाला, इसी को ही मैं एमआरएनए भी बोलती हूँ बच्चों, या एमआरएनए को ही मैं एचएनआरएनए भी बोलती हूँ। बचा कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये हर तरह के आरएनए को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। सो हमारा मैच क्या होगा, फर्स्ट में हमारा आएगा सेकंड। देखो, फर्स्ट में सेकंड ये वाला नहीं है, फर्स्ट में सेकंड ये वाला भी नहीं है, फर्स्ट में सेकंड ये वाला भी नहीं है। सीधा सीधा आपने ऑप्शन चूज कर लिया सी, फर्स्ट में सेकंड सही है, सेकंड में थर्ड, सेकंड में थर्ड ठीक है, थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में फर्स्ट ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी। इज दैट क्लियर? आ गया आंसर को सॉल्व करना, जल्दी से क्विकली आंसर कैसे चूज करना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, ESTS रेफर्स टू। याद करो, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथड्स लिए थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था हमारा कि कोडिंग रीजन को ही हमें सीक्वेंस करना है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट रेफर्स टू नोवेल डीएनए सीक्वेंसिंग, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद करो, जो रीजन कोडिंग हो रहा था तो वो कौन कर रहा था, आरएनए। दैट मीन्स बी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसा ही हमें एक्सप्रेशन देखना है या ऐसा ही हमें सीक्वेंस करना है जो रीजन कोड हो रहा हो एज ए आरएनए। तो जीन एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? यानी कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको करना है कि क्वेश्चन जो है, ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ बोला गया है कि जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की पहली बात, ठीक है, हमें जेनेटिक कोड के बारे में पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन को कोड कर सकता है जो ह्यूमन में काम आता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऐसा बैक्टीरिया क्यों कर पा रहा है कि वो हमारे
हमारे जेनेटिक कोड जो कि प्रोटीन के लिए कर रहा है, जो इंसुलिन के लिए कोड कर रहा है, उसको कोड कर सकता है। हमने बहुत सारे जेनेटिक कोड के लिए क्या बातें पढ़ी थी, क्या उसके स्पेशल फीचर्स पढ़े थे, राइट। तो उसी में से हमारे पास एक फीचर ये था कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है, जो मुझ में मिलेगा वही प्लांट में मिलेगा, वही एनिमल में मिलेगा, और वही हमारा किस में मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो कैसा है, यूनिवर्सल है। आई बात समझ में? तो जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए करता। तो ये बात यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रही। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगस, हाँ नॉन एम्बिगस होता है, बट वो यहाँ पर एम्बिगस यानी कि एक मतलब जो कोड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो एक ही तरह के प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे बच्चे एक ही माँ के हैं, माँ उनके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आ गई वो वाली बात समझ में? जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट भी होता है, क्लियर दैट। लेकिन यहाँ से इस बात से कौन मैच कर रहा है, वो कर रहा है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। इसी वजह से बैक्टीरिया इंसुलिन का जो जीन है, इंसुलिन का जो प्रोटीन है, या इंसुलिन प्रोटीन जो है वो कोड कर पा रहा है, क्लियर दैट। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ, हमसे पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किया गया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है। याद करो N15 और N14 की हमने बात करी थी, तो हमने किसके अंदर किया था ये काम किया था मैंने बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर, क्लियर दैट, बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट शोन इन बैक्टीरियम, तो आंसर इज बी, क्लियर दैट। चलिए आगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। एलेक्स जेफरीज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे काम किया था, तो आपको याद हो तो एलेक्स जेफरी ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले इन्वेंट किया था, क्लियर दैट। तो ये वाली चीज भी गलत है, हमें करेक्ट मैच देखना है। दूसरी बात है अल्फ्रेड हर्शे एंड चेस ने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हाँ भाई ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसको प्रूव किया था। मिजल्सन एंड स्टॉल ने, इसने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन को बताया था, तो ये चीज भी गलत है, ये भी चीज गलत है। फ्रांसिस जेकोब एंड मोनार्ड ने क्या बताया था, लैक ऑपेरॉन, बिल्कुल सही है, डी इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर दैट। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि ऑपेरॉन के कौन कौन से पार्ट है। तो याद करो ऑपेरॉन हमने बनाया था, ठीक है, हमने यहाँ पर प्रमोटर, इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर बनाया था। यहाँ पर कहीं पर भी देखो ऑपरेटर तो है ही, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, एनहांसर कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी एनहांसर नहीं है ना, प्रमोटर भी है। तो सी जो है बच्चों, सी जो है वो हमारा ऑपेरॉन के अंदर नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एनहांसर, क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Many ribosome may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. क्या बोल रहा है, बहुत सारे राइबोसोम एसोसिएट होते हैं mRNA से, एक सिंगल mRNA से, और क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। Such strings of ribosomes are termed as, ऐसे राइबोसोम्स को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीजोम, पॉलीहेड्रल बॉडीज, प्लास्टिडोसोम या न्यूक्लियोसोम, क्या कहेंगे, तो आपके पास आ जाएगा पॉलीजोम, क्लियर दैट। आगे बात समझ में। चलिए, AGG, ठीक है, AGG TAT CGCAT, ये एक सीक्वेंस दिया है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, हमारे पास है, ठीक है। कोडिंग और नॉन कोडिंग हमने कहाँ पढ़ी थी, जब हमने डीएनए का स्ट्रैंड लिया था और इससे हम क्या करवा रहे थे, आरएनए बना रहे थे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर दैट। डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए बन चुका है, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। पहली बात ये कह रहा है कि जो कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन जो है इसके पास जो ये सीक्वेंस है वो है AGG TAT एंड CGCAT, ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो इसका अपोजिट वाला सीक्वेंस देखो, A है तो T, G है तो C, G है तो C, T है तो A है तो T, T है तो A, C है तो G, G है तो C, C है तो G, A है तो T और A। ये हो गया मेरा डीएनए का सीक्वेंस, मैंने निकाल लिया, ठीक है।
अब मुझे बताना है what will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA। ये mRNA जो तुमने बनाया है इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो है मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला सीक्वेंस कौन सा है मेरा, ये है मेरा नॉन कोडिंग या टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में हमारे mRNA बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा ए का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट सॉरी ए, सी का जी, सी का जी, ए का टी होता है यू आ जाएगा, टी का ए होता है, ए का यू आ जाएगा, जी का सी, सी का जी, जी का सी, टी का यू, ए का टी का ए का यू। ये सीक्वेंस आना चाहिए हमारे mRNA का। अब देखो ये तो हम नॉर्मली जो प्रोसेस करते हैं वो, स्मार्ट वर्क जो करेगा वो क्या होगा, स्मार्ट वर्क ये होगा कि आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये इसके सिमिलर होगा, ये सीक्वेंस बिल्कुल इसके सिमिलर होगा, बस जहां पर हमारे पास टी आ रहा है वहां पर यू आ जाएगा, जहां पर मेरे पास टी आ रहा है वहां पर मेरे पास यू आ जाएगा। क्लियर दैट, ये बात समझ में आ गई। तो आप देखो ये जो है ए जी जी टी ए टी सी, यहां पर जहां जहां टी है वहां पर तुम यू लगा लो। क्लियर दैट। तो देखो ए जी जी यू आ गया, ए यू जी सी सी, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर अपना भी यही बना है ए जी जी यू ए यू, ए यू सी जी सी ए यू। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। फिर ये वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कैसे आया, स्मार्ट वर्क से आया है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है एज इट इज वही हमारा mRNA बनता है। क्लियर। सबसे पहली बात इस चीज के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हमारा टेम्पलेट नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा हमारा एंटीसेंस या कोडिंग स्ट्रैंड है, पहली बात। फिर आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो हमारा सीक्वेंस होगा एज इट इज सीक्वेंस mRNA के लिए होगा, बस कहां पर टी की जगह यू आ जाएगा क्योंकि वो mRNA की बात हो रही है और वो DNA का था। क्लियर दैट, सीधा सीधा आंसर कर लोगे तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा ए। एनी डाउट हियर। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहां पर आपको करेक्ट मैच करना है राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, F2 रिसेसिव पेरेंट। याद करो जो F2 जनरेशन आती है उसके हम रिसेसिव ट्रेट के साथ टेस्ट करवाते थे तो हम बोलते थे ये टेस्ट क्रॉस है। क्लियर दैट, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन। TH मॉर्गन क्या थे हमारे, जो हमारी मॉडर्न जेनेटिक्स थे उसके फादर थे, तो ये भी गलत हो गया। हमारा जॉर्ज मेंडल जो है उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन दिया या ग्रिफिथ ने दिया है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट मैच हमारा जो आएगा वो आएगा ए, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है और साथ ही साथ हमारा RNA भी है। तो RNA की बात हो रही है तो न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर दैट, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स लेबल्ड एज A B C। आपको बताना है कि A B C जो है वो क्या क्या है, ठीक है। ए में हमें दे रखा है कि ए जो है, कहाँ है ए, ये वाला, ये जो है क्या ए हमारा हिस्टोन है, तो गलत बात, ठीक है। और सी हमारा DNA है, सी कहाँ है हमारा, ये कह रहा है DNA है, बिल्कुल ही गलत, यानी कि ए ऑप्शन टोटली रॉन्ग है। बी देखो, बी हमारा H1 स्टोन है, बी वेरी गुड। बी जो है आपको याद हो तो H1 स्टोन ऑक्टामर में नहीं आता था, ये क्या करता था, लिंकर DNA पे अटैच हो जाता था, याद आ रही है। तो बी हमारा H1 स्टोन है, बिल्कुल सही बात है। सी स्टोन ऑक्टामर है, सी जो है वो हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, बिल्कुल करेक्ट बात। तो अभी तक बी हमारा करेक्ट है, सी भी पढ़ लेते हैं। ए क्या है H1, ए क्या है H1, गलत बात। बी क्या है, DNA है, बी कहाँ है मेरा, DNA, गलत बात। तो यानी कि ये भी गलत। ए हिस्टोन ऑक्टामर, ए मेरा हिस्टोन ऑक्टामर है, गलत बात। सी मेरा H1 हिस्टोन है, बिल्कुल गलत बात। तो यानी कि यदि मैं इसकी करेक्ट लेबलिंग करूं तो क्या आएगा, आ जाओ। ए मेरा क्या है बच्चों, DNA, ठीक है। सी मेरा क्या है, ऑक्टामर, और बी मेरा क्या है, H1 हिस्टोन। क्लियर, तो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। इज दैट क्लियर, एनी डाउट हियर। चले आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, ऐसा कौन सा आरएनए है जो सबसे ज्यादा एनिमल सेल में पाया जाता है, भारी मात्रा में पाया जाता है। तो याद करो, हमने आरएनए के टाइप्स पढ़े थे बच्चों। आरएनए के टाइप्स में हमने बोला था आर आरएनए, एम आरएनए एंड टी आरएनए, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा है, 80% है। क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल अमाउंट में काम करता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोवाइड कराता है। एम आरएनए मेरा 5% है, मैसेज कन्वे कराता है। टी आरएनए मेरा 10 से 15% है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरएनए कौन सा होगा? राइबोसोमल आरएनए। क्या मैं यहाँ पे टिक कर सकती हूँ? क्लियर दैट? तो आंसर आ जाएगा डी। चलिए, स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन अ सेल ऑफ, स्प्लाइजोसोम्स है वो सेल्स में नहीं पाए जाते। कौन से सेल में नहीं पाए जाएंगे? फंजाई में, एनिमल में, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में। तो याद करो, जब अपन ने स्प्लाइसिंग पढ़ी थी तो मैंने कहा था, स्प्लाइसिंग में हमने कहा था ये हमारा स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में मेरे पास क्या है? एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। इंट्रॉन्स को रिमूव कराना होता है, हाँ है ना? तो ये किसकी कहानी है बच्चों? ये यूकैरियोट्स की कहानी है। क्लियर दैट? लेकिन प्रोकैरियोट्स में हम स्प्लाइसिंग करवाते ही नहीं है। जब स्प्लाइसिंग ही नहीं करवाएंगे तो स्प्लाइसोसोम भी नहीं होंगे। लेकिन स्प्लाइसिंग क्यों नहीं करवाते? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी इंट्रॉन नहीं होते हैं, इंट्रॉन एब्सेंट रहते हैं। दैट मीन्स बैक्टीरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि यहाँ पे स्प्लाइसोसोम्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्प्लाइसिंग ही नहीं होगी। स्प्लाइसिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंट्रॉन ही नहीं है। आगे की बात समझ में, चलें आगे। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, यहाँ पे पूछा है कि ऐसा किसने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो याद करो, ग्रिफिथ से शुरू किया था हमने। ग्रिफिथ सर ने बोला था कि हाँ, कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ग्रिफिथ ने बता दिया। सेकेंड चीज़, हमारे 3 साइंटिस्ट ने बताया था कि ये हमारा क्या है? डीएनए है, लेकिन उन्होंने उनकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर लास्ट में हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने बैक्टीरियोफाज पे वर्क किया और उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो मटेरियल आगे जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, असल में वो ही डीएनए है। तो यहाँ पर हर्शे एंड चेस यहाँ का राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने भी बता दिया था कि वो एक डीएनए है, बट इनकी बात किसी ने नहीं मानी, तो यहाँ पर इनको हम नहीं ले सकते। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पे बात करी है, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। एक एक ऑप्शन के बारे में दिमाग में यूं पता होना चाहिए, तब जाकर के आंसर ठीक कर पाओगे बच्चों। चलो, दिस एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन 1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, यहाँ पर पूछा गया है स्टोन 1 जो है वो न्यूक्लियोसोम के साथ बाइंड हो जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। क्या ये इंडिकेट करता है? द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, या जो डीएनए है वो एक क्रोमेटिन फाइबर के साथ कंडेंस्ड है, ये बता रहा है। द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोर्ट, यह बता रहा है कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है। या ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, यह ऐसा बता रहा है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद करो, क्योंकि हम बोल रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर है और यहाँ से ये डीएनए जो लिंक हो रहा है और ये कह रहा है कि एसोसिएशन है इस लिंकर डीएनए का H1 के साथ में। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कंडेंस्ड होता जा रहा है, स्ट्रिंग ऑन द बीट्स वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर दैट? चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? स्टार्टर कोडोन जेनेटिक कोड, जिसने नहीं पढ़ा है वापस से पढ़ लो, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, सीधा सीधा। यहाँ पर स्टार्टर कोडन पूछा है। स्टार्टर कोडन क्या है? जब भी कोई चीज ट्रांसक्रिप्शन में आएगी हम क्या बोलते हैं? मेथियोनिन बनाता है, और मेथियोनिन का कोड क्या है? AUG। तो आंसर आ जाएगा AUG। बाकी क्या है? स्टॉप कोडोन है। चलिए, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कनेक्ट है, वो क्या है? वो है हमारा पॉलीजोम। ठीक है, क्या है? पॉलीजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन? लैकोपेरोन की बात हो रही है, तो मैंने कहा था ये बैक्टीरिया है। यदि इसके बाहर ग्लूकोज है, ठीक है, यदि इसके बाहर ग्लूकोज है तो ये क्या रहेगा? ये ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आएगा लैक्टोज,
लैक्टोज परमेज के द्वारा आ जाएगा, तो ये लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर से जुड़ने नहीं देगा और मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा। तो इंड्यूसर का काम कौन कर रहा था? लैक्टोज कर रहा था। क्लियर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एज ए इंड्यूसर इन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन? तो आंसर आ जाएगा हमारा लैक्टोज। क्लियर दैट? बी इज ए करेक्ट आंसर। नाउ a molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below. एक जेनेटिक मटेरियल में क्या काबिलियत होनी चाहिए वो हमें बतानी है। It should be able to express itself in the form of Mendelian character. हाँ, एक्सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। It should be able to generate its replica. रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये भी सही बात है। It should be unstable structurally and chemically. क्या वो अनस्टेबल होना चाहिए? बिल्कुल ही गलत बात है। इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस दैट आर द रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इवोल्यूशनरी हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें चेंजेस होने चाहिए, तो ये बात भी सही है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो ट्रेट है वो नहीं होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर। चलिए, Which of the following rRNAs act as a structural RNA as well as ribozyme in bacteria? अब बैक्टीरिया की बात हो रही है, 70S, राइबोसोम की बात हो रही है, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। यहाँ पर हमने बोला था कि ये है 50S, ये है मेरा 30S, यहाँ पर मेरा आ रहा है 23S, 5.5S। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो राइबोजाइम है वो जो हमारा rRNA है वो कौन सा एक्ट कर रहा है? क्या वो 5S rRNA कर रहा है, 18S rRNA कर रहा है, 23S rRNA कर रहा है, या 5.8S rRNA कर रहा है? तो आंसर आ जाएगा 23S rRNA। स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं है तो। Now Taylor conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on. यहाँ पर टेलर ने भी एक प्लांट के अंदर जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है उसको देखने के लिए एक प्लांट पे वर्क किया, उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है हमारा विशिया फैबा। इन्होंने क्या किया? H3 को, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप लिया और ट्रांसक्राइब करके देखा कि हाँ भाई यहाँ पर भी जो डीएनए है वो कैसा है, डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। आ गई बात समझ में? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द। यहाँ पर क्वेश्चन सुनो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये स्ट्रैंड है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड। जिस स्ट्रैंड को वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। एनी डाउट हियर? सीधा सीधा है, तो आंसर आ जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल प्रेजेंट? हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जस्ट इससे पहले किया है। क्लियर दैट? आपको पता है हमने क्या क्या चीज़ें करी थी। हमने डीएनए आइसोलेशन किया, फिर हमने उसको डाइजेशन किया, फिर हमने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाया, फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसकी सदन ब्लॉटिंग कराई, सदन ब्लॉटिंग के बाद हमने क्या बोला, उसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने उसको क्या देखा, एक्स रेडियोग्राफी कर ऑटो रेडियोग्राफी कराई, राइट? तो कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लिया था हमने? हाँ लिया था मैम, उसके फ्रेगमेंट बनाने के लिए। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन किया था, वेरी गुड किया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करी थी, क्योंकि हमारा यदि डीएनए सैंपल जो हमने लिया है, कोई भी सैंपल हमने जो लिया है वो खराब हो जाए तो हमें क्या चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए, तो हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी ली थी। क्या हमने जिंक फिंगर एनालिसिस कहीं पर किया था? नहीं ना, तो ये आ जाएगा करस या क्रॉस आ जाएगा, तो यानी कि डी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कि ये जो हमारे पास टेक्निक है वो यूज़ नहीं आती है। नाउ द आइसोटॉप यूज्ड एंड मिचेल्सन एंड स्थॉल इन देयर एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन एंड स्थॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन को बताने के लिए, तो उसमें क्या यूज़ किया था? क्या O18, O14, S3 या N15 यूज़ किया था? तो आंसर आ जाएगा N15। क्लियर दैट? चलिए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वॉज, एक और बात बता रही हूँ बच्चों, S3 के रेफरेंस में आता कि भाई यहाँ पर जो टेलर है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आंसर आता है S3। क्लियर? चलिए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने बताया? किसमें बताया था सबसे पहले? इशीरिया कोलाई में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई में, ड्रोसोफिला में या साल्मोनेला में? तो आंसर आ जाएगा हमारा इशीरिया कोलाई में। क्लियर दैट? चलिए,
ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम आते ही सीधा सा आंसर आ जाना चाहिए, ग्रिफिथ चूहे वाला जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन थे, ग्रिफिथ थे, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, इन यूकैरियोटिक जीन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड, यूकैरियोटिक जीन है उसमें कोडिंग सीक्वेंस आपसे पूछा है, कोडिंग सीक्वेंस जो फर्दर कोड करेगा, ठीक है, तो याद करो यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं नॉन कोडिंग और कोडिंग। जो कोडिंग होगा, ठीक है, जो कोडिंग होगा और नॉन कोडिंग, यानी कि इंट्रॉन जो किसी भी चीज को कोड नहीं कर रहा तो नॉन कोडिंग हो जाएगा, एक्सॉन जो कि कोड करेगा किसी चीज के लिए, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में पूछा है, ठीक है, यूकैरियोट्स में पूछा है, तो कौन सा होगा वो, क्या इंट्रॉन होगा, गलत बात, एक्सॉन होगा, बिल्कुल सही बात, रेगुलेटरी सीक्वेंस, रिपीटेटिव डीएनए, हिस्टोन नहीं, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, डीएनए एंड आरएनए कंप्राइजेस, डीएनए आरएनए किसके बने हुए हैं, शुगर फॉस्फेट बेस के, शुगर फॉस्फेट के, बेस फॉस्फेट के, शुगर बेस के, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। ये तो बहुत छोटू सी बात थी, बहुत ही इनिशियल वाली क्वेश्चन पूछा है। चलिए, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर, यहाँ पर आपको बताना है रॉन्गली मैच्ड पेयर। हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल केमिकली, हाँ इन्होंने किया था। जॉर्ज गैमाओ, उन्होंने बताया था ट्रिपलेट कोडोन के बारे में। मीजल्स एंड स्टॉल ने इसने बोला रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्या यही बताया था या उन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो यानी कि ये चीज गलत हो गई। एले जेफरिन ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताई थी, बिल्कुल सही है। सांगर ने अमीनो एसिड का सीक्वेंसिंग किया था। दैट मीन्स ये जो सी हमारा है ये रॉन्गली मैच्ड है, रॉन्गली मैच्ड पूछा है। क्लियर दैट। चलिए, यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज है, यूरिडिन जो है वो प्रेजेंट होता है किस में, क्या वो प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो याद करो एटी और देखा एटी कर रही हूं, ए जी सुनिए जी वरना कट हो जाएगा, ठीक है, वरना कट हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, यू किसके अंदर आ रहा है, हमारे पायरिमिडीन के अंदर। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलिए, Which of the following is not a property of genetic code? Which of the following is not a property of genetic code? जो genetic code की property नहीं है। Non overlapping, बिल्कुल overlapping नहीं होते। ambiguous नहीं होते, non ambiguous होते हैं, तो ये चीज है जो property नहीं है। degeneracy होती है, universal होते हैं, तो B is a correct answer. Clear? चलिए, which enzyme will be produced in a cell Which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in the lack of Y gene? अब देखो nonsense mutation हो रहा है Y जीन के अंदर, तो कौन सा एंजाइम इफेक्ट होगा, तो याद करो अपन ने बोला था Z, Y और A, ठीक है, Z से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाया था, Y से हमने परमीएज बनाया था और A से हमने बनाया था ट्रांस एसाइटेलेज, ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है लैक्टोज परमीएज। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेक्निक इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज, जो सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंटिंग में यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो टेक्निक है हमारे VNTRS, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sequence of nitrogenous bases in the one strand of DNA are 3 to 5 prime, ये हमारा सीक्वेंस है किसका, डीएनए, टेम्पलेट डीएनए का। The complementary DNA strand should have, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है वो है TAG GCG ACG, ठीक है, 5 प्राइम लिख दूं। अब इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, टी का बनेगा ए का बनेगा टी, डी का बनेगा सी, जी का बनेगा सी, जी सी टी जी सी, ठीक है। पहला वाला तो यू आ गया, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। फिर हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड पूछा है, तो पहला वाला तो गलत है। सी वाला, बी वाला देखो AT C CGC TGC, ठीक है भैया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला भी गलत है, ATG ये वाला भी गलत है, तो आंसर आ जाएगा बी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ सिस्टीन साइटोसिन इज 18, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। याद करो, जब मैंने चारगॉफ रूल समझाया था तो उसकी जस्ट बाद वाले जो वीडियो था उसकी इनिशियल में मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, तो उसी से एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसने बोला है साइटोसिन है जो 18% है, ठीक है। पहले आप देखो कि चारगॉफ रूल कहता है कि जितना प्यूरिन है उतना ही मेरे पास पायरिमिडीन है। प्यूरिन क्या होता है,
Ag सुनिए जी, वरना कट हो जाएंगे। क्लियर? तो जितना Ag होगा उतना ही हमारे पास, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। तो ये कह रहा है साइटोसिन यानी कि पायरिमिडीन की बात कर रहा है कि ये 18% है, ये 18% है। तो हम बोलते हैं कि A के साथ जो बाइंड होता है वो T और G के साथ जो बाइंड होता है वो है C। C कितना है? 18%। तो G भी कितना होगा? 18%। ठीक है, यदि प्यूरिन और पायरिमिडीन मैं 100% मानती हूं तो 100 में से 18 गए तो 100 में से 18 गए तो अपने पास आ जाएगा 64। हाँ है ना, 64 है। तो यहां पर 64 है, इसका अपन आधा करेंगे क्योंकि अपने पास दो हैं तो आ जाएगा 32 और 32, यानी कि A मेरे पास 32 है तो T भी मेरे पास 32 है। आ गई बात समझ में? ये क्या पूछ रहा है? द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18, साइटोसिन का परसेंटेज है 18। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, एडेनिन का परसेंटेज पूछा है साइटोसिन का दे करके। तो पहले साइटोसिन से तुम ग्वानिन निकाल लो, 18 आ जाएगा। 100 में से 18 गया तो 64। अब 64 इसका आया है तो डेफिनेटली 2 का होगा ना, तो 32। क्लियर दैट? तो इसका क्या आ जाएगा परसेंटेज? 32। आंसर इज ए। क्लियर? एनी डाउट हियर? चलो, चारगॉफ रूल इज एप्लीकेबल। चारगॉफ रूल कब एप्लीकेबल है? जब बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होगी किसमें? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए चारगॉफ रूल एप्लीकेबल है। चलिए, द 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज अटैच्ड टू, जो 5 प्राइम एंड है, ठीक है, ये बोल रहा है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका जो 5 प्राइम एंड है उसके साथ कौन जुड़ता है? तो याद करो, यहां पर अपने पास जुड़ता है ये फर्स्ट कार्बन है H H H H OH H C H2OH। 5 प्राइम जो एंड है ये तो हो गया 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये किसके साथ जुड़ता है बच्चों? ये जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी, फॉस्फेट ग्रुप। चीजें बना के देख लो, पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगी, हर चीज स्टेप्स पे याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस, 2 बेसेस के बीच में, याद करो हमने एक हेलिक्स का बनाया था 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो जो बेसेस है, ये बेसेस एक दूसरे पे कितनी दूरी पे हैं? ठीक है, एक में कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.34 नैनोमीटर होगा तो 0.34 और एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। 10 का वो करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। एनी डाउट हियर? तो आंसर इज डी। राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर भी आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में भी आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।